जहां विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है। आज विधानसभा सत्र में विभागवार बजट पास होना है। विपक्ष आज जिला प्राधिकरण के मुद्दे समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फिर से सरकार को घेरने की कोशिश में है। आज विधानसभा सत्र की कार्यवाही का अंतिम दिन भी हो सकता है। कुछ विधेयक आज विधानसभा में पास हो सकते हैं, लेकिन हंगामे के आसार आज भी जताए जा रहे हैं क्योंकि विपक्ष आज घेराव कर सकता है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के रणनीति तैयार बताई जा रही है, जिसमें जिला विकास प्राधिकरण के मुद्दे समेत कई अन्य मुद्दों पर फिर से सरकार के घेराव की कोशिश हो सकती है। किस तरीके की रणनीति आ रही है विपक्ष के खेमे में और कैसे कार्यवाही को आगे बढ़ाना है, इसकी जानकारी हम लेते हैं हमारे सहयोगी विनोद, जो खबर पर नजर बनाए हुए। विनोद, बताइए किस तरीके की जानकारी आ रही है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष घेराव कर सकता है? जी स्नेहलता, देखिए आज विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन है और आज भी पूरे हंगामेदार सत्र के रहने के आसार बने हुए हैं। विपक्ष आज भी कई मुद्दों को लेकर सदन में सरकार को घेर सकता है। आज चौथा दिन है और खासकर कांग्रेस आज यानी कि विपक्ष नियम 310 के तहत बिजली कटौती की मांग कर सकता है क्योंकि पूरे प्रदेश में बिजली कटौती एक बड़ा संकट यहाँ पर बना हुआ है। उसके अलावा जो जिला प्राधिकरण है, ऊपरी पहाड़ी जनपदों में जिला प्राधिकरण को समाप्त करने के मसले को लेकर भी विपक्ष पूरा हंगामा कर सकता है। और ये भी बता दें कि आज चौथा दिन है और आज अंतिम दिन भी सत्र का हो सकता है क्योंकि जो कार्य मंत्रणा की बैठक हुई थी उसमें आज तक का ही बिजनेस फाइनल हुआ था, तो आज पूरी तरह से सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हुए हैं। बिल्कुल तैयारी पूरी है। थोड़ी देर बाद में सत्र की जो कार्रवाई होगी प्रारंभ हो जाएगी और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि तमाम जितने भी यहाँ पर अधिकारी हैं और जो कैबिनेट मंत्री हैं जो सदन का हिस्सा होंगे वो यहाँ पर पहुँचने उनका शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि इस कार्रवाई के साथ साथ 4 विधेयक ऐसे भी हैं जो आज सदन में पास होंगे। खासकर यूपी जमींदारी विनाश अधिनियम संशोधन विधेयक, उत्तराखंड अग्निशमन अग्नि सुरक्षा विधेयक है, उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता अनुज्ञापन संशोधन विधेयक है। इसके अलावा 2022 विनोद, आप नजर बनाए रखिएगा। कार्यवाही से जुड़ी जो जानकारी आएगी दर्शकों तक लगातार पहुंचाएंगे। विनोद हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, डिटेल बता रहे थे और तस्वीरें भी दिखा रहे थे देहरादून से। शुक्रिया विनोद। आगे बढ़ेंगे। कार्य मंत्रणा की बैठक में विधानसभा सत्र की कार्यवाही 17 जून तक के लिए ही तय की गई है, यानी कि आज विधानसभा सत्र के लिए सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, जिसे लेकर के विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने साफ कर दिया है कि सरकार के पास जितना बिजनेस होगा उसी के हिसाब से सत्र की कार्यवाही संचालित की जाती है। इन्हीं सब मुद्दों पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से बातचीत की है हमारे संवाददाता पंकज राणा ने। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की कार्रवाई जारी है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी बहुत शालीनता के साथ इस बार सत्र की कार्रवाई चल रही है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सदस्य को ज़्यादा बोलने का वक्त नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ में बातचीत करते हैं। बहुत अच्छी तरह से सत्र आप चला रहे हैं, बजट सत्र, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इसका टाइमिंग बहुत कम कर दिया है, बढ़ाया जाना चाहिए था। देखिए, ऐसा है कि बैठक हुई है, कार्य मंत्रणा की बैठक हुई है, उसमें ये निर्णय लिया गया था कि 17 तक ही सत्र चलेगा। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि किसी के कहने से या उससे सत्र नहीं चलता है। सत्र चलेगा अगर उसमें बिजनेस होगा। अगर हाउस में बिजनेस ही नहीं है तो हम सत्र को क्योंकि कोई कह रहा है तो इसलिए चलाएं, ये गलत है। इस बात को मैं बार बार दोहरा रही हूँ। टैक्स पेयर के पैसे से चलता है सत्र। सत्र का खर्चा जो है वो उत्तराखंड की जनता उठाती है, तब ये सत्र चलते हैं। तो जब उस पैसे की अगर यूजफुलनेस नहीं होगी, बर्बादी होगी, तो ये सही नहीं है। बिजनेस होगा तो निश्चित तौर पर हम हफ्ता क्या 14 दिन चला देंगे, हमको 1 महीना चलाएंगे, लेकिन बिजनेस अगर नहीं है विधानसभा के पास तो सत्र उतना ही चलेगा जितना बिजनेस है। एक सवाल ये भी है कि विपक्ष ने ये कहा है कि मंत्री पूरे होमवर्क के साथ में रहे। आपने पूरे सदन की कार्रवाई को देखा है और संचालित भी किया है, तो आपको लगा कि थोड़ा होमवर्क कम रहा, सवालों का जवाब जिस हिसाब से मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पाया? देखिए, ऐसा है, मंत्री लोग अपनी तैयारी से आते हैं। बहुत बार ऐसे कुछ आउट ऑफ
पूर्ति बॉक्स भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि हमारे अफसरों को भी और मंत्रियों को भी पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करके आना चाहिए, क्योंकि सदन में जब वो बोलते हैं तो पूरा उत्तराखंड सुनता है। तो अच्छी बात होगी अगर हम सब पूरी तैयारी से। एबीपी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए आपकी विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सभी सदस्यों को भरपूर वक्त दिया जा रहा है और जिसके जो सवाल लगाए गए हैं उनसे पूरी तरह से कहा जा रहा है कि वो अपने सवालों के जवाब लें। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही है कि मंत्री और जो अधिकारी हैं वो पूरे होमवर्क के साथ विधानसभा सत्र के अंदर आए, ताकि सदस्यों के सवालों का जवाब उन्हें पूरी तरह से ठीक तरीके से मिल सके। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। कांग्रेस आज देहरादून में प्रदर्शन करेगी, बड़ी खबर मिल रही है। जिला मुख्यालयों में आज विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, जहां राहुल गांधी से चल रही पूछताछ से नाराजगी जताई जाएगी। गुरुवार को भी कांग्रेस ने आपको बताएं राजभवन कूच किया था, वहीं आज का भी कार्यक्रम है जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन करने का। कांग्रेस का आरोप है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से राहुल गांधी से पूछताछ करके भाजपा विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है और इसी के विरोध में आज कांग्रेस मुख्यालय जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन करेगी। इसकी रणनीति तैयार कर ली गई है, जगह जगह से तैयारियां पूरी बताई जा रही है कांग्रेस की ओर से। आरोप यही है कि ईडी के जरिए प्रवर्तन निदेशालय के जरिए विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जहां नेशनल हेराल्ड के केस में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है, इसका विरोध और इसकी तस्वीरें उत्तराखंड से भी आएंगी। परिवहन मंत्री चंदन राम दास की तबीयत में सुधार नहीं बताई जा रही और यही वजह है कि उन्हें मेदांता अस्पताल के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस के जरिए चंदन राम दास को मेदांता ले जाया गया है। बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान चंदन राम दास की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें दून अस्पताल भर्ती कराया गया, मैक्स अस्पताल रेफर किया गया और अब मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, वो भी एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको मेदांता लाया गया है। तो सदन की कार्यवाही के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ी और अब देखिए तस्वीरें भी आई कि उनको देखने वाले मिलने वाले लोग पहुंचे कुशल क्षेम जाना, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं देखी जा रही है। और देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने वाले चंपावत से विधायक कैलाश गहतोड़ी को इसका बड़ा इनाम मिलेगा। गहतोड़ी को वन विकास निगम के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। अब गहतोड़ी को दर्जाधारी मंत्री बना दिया गया है। कैलाश गहतोड़ी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ी थी और दूसरी बार चंपावत विधानसभा से वो विधायक बने थे। बावजूद इसके तीसरी बार के लिए इस बार उन्होंने अपनी सीट छोड़ी सीएम के लिए और अब उन्हें दर्जाधारी मंत्री बना करके पुरस्कृत किया जा रहा है। हल्द्वानी से खबर है, जहां मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान पर बादल छाने की खबर मिल रही है और रुक रुक करके बारिश हो रही है और कुल मिलाकर के उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है और बड़कोट में भी बारिश की खबर आ रही है। देखिए लगातार गर्मी से पहाड़ों पर भी तपिश थी, तपन थी, लेकिन अब बारिश की वजह से मौसम का मिजाज बदला है। कहां पर? हल्द्वानी की तस्वीरें देखिए आप और बड़कोट की, दोनों ही जगह से ये तस्वीरें आई हैं जो कि सुखद हैं। लंबे वक्त से पहाड़ों पर जो गर्मी पड़ रही थी उससे राहत लोगों को मिली है। बड़कोट में भी हल्द्वानी में भी ये रुक रुक करके बारिश होती रही, इसीलिए तापमान में गिरावट दर्ज की गई। और ये देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें बड़कोट की, बादल पहाड़ों पर जमे दिखाई दे रहे हैं और हल्द्वानी से भी कुछ ऐसा ही कुदरत का नज़ारा देखने को मिला और ये जंगल धुले धुले से नजर आए। आगे बढ़ेंगे, जहां केदारनाथ त्रासदी को 9 साल पूरे हो चुके हैं और इस कालखंड में केदारपुरी का स्वरूप पूरी तरीके से बदल चुका है। अब तीर्थयात्री पहले के मुकाबले कई गुना अधिक उत्साह के साथ बाबा के दर्शन करते हैं। केदारपुरी के दिव्य एवं भव्य स्वरूप को देखने आ रहे हैं। दर्शनार्थियों की संख्या इन 9 सालों में दोगुनी हो चुकी है। सरकार ने केदारपुरी को आपदा की दृष्टि से काफी सुरक्षित कर दिया है। धाम के चारों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से त्रिस्तरीय सुरक्षा की दीवार गढ़ी गई है। मंदाकिनी सरस्वती नदी में बाढ़ की सुरक्षा के मद्देनजर काम किए गए हैं। धाम के पहले और बाद में काफी अंतर आया है। तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने लगी है, सरकार की ओर से मुहैया कराई जा रही हैं।
आपदा के बाद ही देखिए 2019 में 10 लाख से अधिक यात्री बाबा के दर्शन करने पहुंचे थे और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत द्वितीय चरण का काम चल रहा है और प्रथम चरण के काम की बात करें तो लगभग 95% पूरा हो चुका है। केदार आपदा को पूरे 9 वर्ष हो चुके हैं। उस समय का भयावह दृश्य कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि दोबारा हम केदारनाथ यात्रा पे आएंगे, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि केदारनाथ यात्रा के लिए बहुत भयंकर भीड़ उमड़ घुमड़ के आ रही है देश और विदेश। इसका श्रेय मैं माननीय मोदी जी को देती हूँ। देखिए 16-17 जून 2013 की आपदा आज 9 साल पूरे हो गए और आज ही के दिन केदारनाथ धाम में कुदरत की बुरी नजर ऐसी फिरी थी कि संपूर्ण केदार नगरी के साथ रुद्रप्रयाग तक तबाही का मंजर हमने देखा था। इस आपदा में जहां हजारों लोगों के रोजगार छिन गए, वहीं कई लोगों के आशियाने तबाह हो गए। केदारनाथ आपदा के बाद अब केदारनाथ समेत केदारनाथ यात्रा पड़ाव की स्थिति भी बदलने लगी है। आपदा के बाद केदारनाथ में नए निर्माण हुए हैं। केदारनाथ धाम की अगर आप बात करेंगे तो मंदाकिनी सरस्वती नदी के किनारे सुरक्षा के दीवार और इसके साथ यहां तीर्थ पुरोहितों के लिए घर भी बना दिए गए हैं। धाम में यात्रियों के लिए 2 वाटर एटीएम, 1 प्रवचन हॉल और बारिश बर्फबारी जैसी स्थिति से बचने के लिए रैन बसेरा, एक शेल्टर है, चिकित्सालय है, पुलिस कंट्रोल रूम है, 2 गेस्ट हाउस हैं, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है और इसके तहत दुकानों का भी निर्माण अभी चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई ऐसे निर्माण कार्य हैं जो कि केदारनाथ धाम में पूर्ण भी हो चुके हैं और कई तीव्र गति से अभी चल रहे हैं। जैसे कि कहा जाए कि शंकराचार्य जी की समाधि है या केदारनाथ मंदिर के आसपास जो हमारा चौक निर्माण है, सरस्वती घाट मंदाकिनी की साइड में जो निर्माण है वो सारे पूर्ण कर लिए गए हैं। रेंज सेंटर, ब्रिज, STP आदि कई ऐसे 15 से 16 मुख्य काम हैं जो कि काफ़ी तेज गति से चल रहे हैं और निकट समय में उनको पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे निश्चित तौर पर आने वाली यात्रा में यात्रियों को और सुविधा मिलेगी। और उधर अग्निपथ योजना की घोषणा के साथ ही युवाओं में विरोध की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। पिथौरागढ़ और देहरादून, यहां से भी युवाओं की विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आई और खबर आई। पिथौरागढ़ में युवाओं का कहना है कि वो काफी समय से सेना भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, मगर अब भर्ती निकलती भी है तो सिर्फ 4 साल के लिए। उधर चंपावत में भी युवा विरोध करते नजर आए हैं। तो देखिए उत्तराखंड से भी, जिसे वीर भूमि कहा जाता है, यहां से युवाओं का रुझान कितना रहता है देश के लिए सेना में भर्ती होने का, ये किसी से नहीं छिपा है। इसीलिए यहां पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें थोड़ी उग्र नजर आती हैं। देखिए पुशअप करके चंपावत में तमाम युवाओं ने विरोध जताया है। इनका कहना है कि हम लंबे वक्त से तैयारी करते हैं, हमारा सपना है और वो सपना पूरा होगा, लेकिन सिर्फ 4 साल के लिए। बिल्कुल सेना में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती का विरोध हो रहा है। देहरादून में अगर बात करें तो युवा सड़क पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये योजना युवाओं के लिए काफी कारगर है, तो वहीं कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। देहरादून में ये युवा केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। शहर के कुछ युवा घंटा घर पर इस तरह इकट्ठा हुए और प्रदर्शन करने लगे। युवाओं को आशंका है इस योजना से उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। उधर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है, मिशन अग्निपथ हिंदुस्तान के युवाओं के लिए बहुत बड़ी योजना है। इससे युवाओं को भविष्य में काफी फायदा मिलने वाला है। आने दीजिए, 2 दिन कुल हो रहे हैं, एक बार भर्ती होने दीजिए, आपको पता लगेगा कि ये बेहतर से बेहतर और सर्वोत्तम है जो मोदी जी इसको लाए हैं। कहीं किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं। देखिए जो 25% चुने जाएंगे या फिर दोबारा उनका टेस्ट होगा वो सर्वोत्तम होंगे। अभी 1 लाख अगर भर्ती के लिए आते हैं उसमें से 5 ही हज़ार चुने जाते हैं, क्यों? उसमें से भी सर्वोत्तम लेते हैं हम। मुख्यमंत्री ने भी इस योजना को ऐतिहासिक बताया है। अग्निवीर के माध्यम से सेना में काम करने का अवसर दिया है और ऐसे अग्निवीरों को जो सेना में काम करेंगे उसके बाद उनकी जब सेवा वहाँ पर पूरी हो जाएगी, उस सेवा के बाद हम विभिन्न जो हमारे यहाँ पर पुलिस विभाग है, आपदा प्रबंधन है, 4 धाम यात्रा है, उपनल है, अनेकों अनेक विभाग जिनमें भी हम उनको ले सकते हैं, सभी में हम
उनको प्राथमिकता से देंगे। और उत्तराखंड हमारी वीर भूमि है, देवभूमि है। मैं स्वयं एक सैनिक का पुत्र हूँ। मैं इस योजना का माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अग्निपथ को लेकर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट किया। हरीश रावत ने अपने ट्वीट में लिखा, सरकार ने अग्निपथ नाम तो बहुत ही जबरदस्त रखा है, मगर 4 साल बाद युवाओं के भविष्य की क्या कार्य योजना होगी और उस पर तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि भाजपा आरोप लगा रही है, विपक्ष के पास आरोप लगाने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं रहा है। 8 सालों का इतिहास है, उठा के देख लीजिए, जिससे देश की बेहतरी हो, जवान सुसज्जित और एक अच्छा नागरिक समाज को मिले और हर चीज़ की जानकारी उसको पहले ही हो जाए। ऐसे जो योजनाएं आ रही है उसका विरोध आप पहले से ही कर दे रहे हैं और जो बच्चे आना चाह रहे हैं उनको भड़का रहे हैं। कुछ जगह तो अपनी अपनी जो युवा विंग है उसको लगा के विरोध करवा रहे हैं, जब कम से कम बचकानी हरकत नहीं होनी चाहिए। अग्निपथ योजना के तहत पहली भर्ती में देश भर से 40,000 युवाओं को बतौर अग्निवीर सेना में भर्ती किया जाएगा। चयनित युवाओं को पहले 6 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद अगले 3.5 साल तक वो सेना में तैनात रहेंगे। 4 साल पूरे होने पर अग्निवीरों को स्थायी होने के लिए स्वेच्छा से आवेदन करने का मौका मिलेगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैतुरा के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। मॉनसून को देखते हुए हर तरीके की आपदा से निपटने के लिए टिहरी पुलिस की तरफ से तैयारियां पूरी की गई हैं। एसएसपी के निर्देश पर सभी थानों और चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। यात्रा रूट पर भी बछेली खाल और जाजल में अतिरिक्त टीम तैनात कर दी गई है। वहीं आपदा की दृष्टि से जिले के सबसे संवेदनशील घनसाली में एसडीआरएफ की नई पोस्ट खोल दी गई है। आपदा के समय जल्द से जल्द रिस्पांस दिया जा सके, इसे मद्देनजर ये तैयारी की गई है। नैनीताल के नारायण नगर में बने बोटैनिकल गार्डन में गुरुवार को क्षेत्र का पहला ऑफिशियल बर्ड सर्वे शुरू हुआ। इसमें बर्ड वॉचिंग से थोड़ा अलग बर्ड सर्वे किया जाएगा। यहां पाई जाने वाली बर्ड्स का पूरा ब्यौरा पंजीकृत करके नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व के रिकॉर्ड में रखा जाएगा। सर्वे में लगभग 54 प्रतिभागी नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन और सातताल क्षेत्र में सर्वे करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।